नमस्कार, मैं अरुणोदय। आज का विषय या जो संवाद आपसे अभी हम कर रहे हैं या किसी व्यक्ति विशेष को संबोधित है। तो विषय की शुरुआत करने के पहले जिनके प्रति जिनके लिए संबोधन है, संबोधन की औपचारिकताओं से हम शुरुआत करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, क्षमा सहित कहना चाहूंगा कि आज मुझे आपके नाम से संवाद करना पड़ रहा है, क्योंकि पिछले कई दिनों से या कुछ कहा जाए कुछ महीनों से बार बार हर स्तर पर ये बातें की जा रही हैं कुछ समस्याओं के बारे में। जब कुछ फल नहीं मिलता, जब कुछ निष्कर्ष नहीं मिलता है, तो घर के अभिभावक को ही अपनी बात कहनी पड़ती है। निष्कर्ष जो भी हो, निर्णय जो भी हो, वो अपनी जगह है, लेकिन कम से कम घर के परिवार के बच्चों को यह अधिकार तो होता ही है कि घर के मुखिया को अपनी समस्याओं से अवगत करा दे। और मुखिया परिवार और समाज की को सोचते हुए जो भी निर्णय लेगा वो उचित निर्णय ही लेगा। अभी कुछ मैं कल एक वीडियो देख रहा था जिसमें भारत राष्ट्र के जो प्रथम नागरिक हैं महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी, किसी कार्यक्रम में उनकी सहभागिता हुई थी और मंच पर उन्होंने अपने 2-3 जो उनके शिक्षक थे उनका सम्मान किया था। वो शिक्षक बैठे हुए थे और महामहिम ने उनका चरण स्पर्श किया था, प्रणाम किया था। सच कहा जाए तो शिक्षा से मैं जुड़ा हुआ हूं करीब 2 दशकों से। एक अद्भुत ऊर्जा का संचरण हुआ था हम सबों के भीतर में कि राष्ट्र का, इतने बड़े राष्ट्र का जो प्रथम नागरिक है वो आज भी अपने जो शिक्षक हैं उनके प्रति इस सम्मान की भाव से उनको सम्मान करता है, उनको आदर देता है। दूसरी खबर दिखी मुझे कि मैं राज्य का नाम नहीं लूंगा, लेकिन किसी राज्य में शिक्षक अपने अधिकारों को लेकर या वेतन को लेकर शायद वो आंदोलन कर रहे थे, सड़कों पर उतर गए थे। तो ये 2 जो बातें लगी, मुझे लगा कि इस पर शायद संवाद करना आवश्यक है। और मैं सच कहूं तो प्रधानमंत्री जी कि मैंने इस पर कितनी बार मैंने संबोधन भी दिया है, अपनी रिकॉर्डिंग भी मैंने शेयर की है, लोगों ने शेयर भी किया, लाइक भी किया उसको बड़ी संख्या में। लेकिन लगा कि जब कुछ नहीं हो पा रहा, क्योंकि हम जो शिक्षक हैं ना, वो अ से अनार, ब से बकरी या क से कबूतर पढ़ाते पढ़ाते वो मतलब ड से डगड़ा हमने कब पढ़ा दिया और ब से बैगन हमने कब पढ़ा दिया, हम समझ नहीं पाए। हम जब छोटे बच्चों को ड से डगड़ा पढ़ा रहे थे या ब से बैगन पढ़ा रहे थे तो हम नहीं समझ पाए थे कि भविष्य में हम यही बनने वाले हैं। क्षमा कीजिएगा कि मैं आप इसको अन्यथा नहीं लेंगे। एक पीड़ा है मन की, ये भावाभिव्यक्ति है मन के जब सपने टूटते हैं ना, कहीं विश्वास टूटता है तो आदमी मन से कुछ भी बोल पाता है। और ये अधिकार तो है ही, कम से कम हम जानते हैं कि आप एक संवेदनशील व्यक्ति हैं, आप में संवेदन की बहुतायत है, आप भावनाओं की कदर करते हैं। तो मैं कह रहा था ड से डगड़ा और बस बैगन की। सच कहिए ना तो आज हम जो शिक्षक हैं उनकी जो स्थिति है वो डगड़ा के बैगन की तरह हो गई है। कोई नहीं पूछ रहा इन्हें। वो डगड़ा का बैगन न इस तरफ होता है न उस तरफ होता है। जिसने जिस तरफ झुका लिया वो बैगन रखकर उस तरफ चला जाता है। और इस खुशफहमी में, बैगन को ये खुशफहमी होती है कि मैं उस छोर में आ गया हूं, एक किनारे में आ गया हूं, लेकिन सच्चाई वो नहीं होती है। फिर कोई दूसरा घुमाता है और बैगन इस छोर से उस छोर तक। आपके जितने भी मन की बात हुई मैंने सबको सुना है। आपके जो संबोधन हुए इस कोरोना काल में मैंने सबको बड़ी ईमानदारी से सुना है मैंने। और कई बार घर में, परिवार में, दोस्तों के बीच में विरोध के बावजूद मैंने आपकी बातों को हमेशा तरजीह दी कि नहीं, आपने सही कहा है, अभी राष्ट्र को इसकी आवश्यकता है। आपने जो भी कदम उठाए इस कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए निश्चित रूप से सराहनीय है, श्लाघ्य है। इतना बड़ा राष्ट्र है और इसी बीच में इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं भी आपके सामने आ रही हैं। आपको कई मोर्चों पर लड़ना पड़ रहा है। महंगाई की समस्या अलग है, बेरोजगारी की समस्या अलग है, सामान की दिक्कतें, वो सब अपनी जगह है। लेकिन एक बात मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी कि आपके सारे संबोधनों में मुझे लगता है, मैं हो सकता हूं मेरी जानकारी कम हो, मैं कम पढ़ा लिखा व्यक्ति हो सकता हूं, मेरी जानकारी कम हो, समझ कम हो, मेरी राजनीतिक समझ भी मेरी कम हो सकती है, लेकिन जहां तक मैं समझ पाया कि शायद किसी भी मन की बात में या आपके संबोधनों में शिक्षा शायद छूटता रह गया। वो जो आपने कई 1 लाख करोड़ की बात की, 1000 करोड़ की बात की, इसी के सबके लिए था। जो हम शिक्षक के बड़े सीधे लोग होते हैं, हम सीधी बात समझना चाहते हैं। आपने इस राष्ट्र के लगभग सारे उपक्रमों के लिए, हर वर्ग के लिए
वो मजदूर वर्ग हो या कमजोर वर्ग हो या उपेक्षित वर्ग हो या उद्यमी वर्ग हो या मध्यम क्लास, सबके लिए आपके पास कुछ ना कुछ रहा। आपने सबके लिए नाम के साथ बोला है आपने। शायद कभी हमें यह लगा कि जिस राष्ट्र में जो राष्ट्र का प्रथम नागरिक है वो इतना सम्मान देता हो अपने इस प्रजाति के लिए, मैं कहूँ तो हम जो शिक्षक हैं उनके लिए कुछ अगर हो गया होता, आपने कुछ कह दिया होता तो मन बड़ा और जुड़ जाता हम लोगों का। इसको अन्यथा आप नहीं लेंगे। देखिए, एक बात मैं पुनः आपसे विनती करता हूं कि आपने सारे उपक्रमों के लिए, उद्यमों के लिए, विभागों के लिए एक बहुत बड़ी धनराशि की व्यवस्था की है। आपने बैंकों से कहा है, आपने सरकारों से कहा है इनकी व्यवस्था कीजिए, इन्हें जो लोग भूखे मजदूर हैं उन्हें खाने की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वो सारी व्यवस्था हुई है। आपने सबों के लिए पैकेज दिया है, बड़े बड़े पैकेज दिया है, उद्यमों के लिए, सरकारी नौकरियों के लिए, डॉक्टर्स के लिए, पुलिस के, सबके लिए। ये बड़ी सराहनीय बात है ये कि आज इस आपदा काल में आपने एक अभिभावक की तरह, घर के मुखिया की तरह आपने जो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया है, आपको सलाम है। लेकिन वही सोचता हूं कि अगर और हम जो शिक्षक हैं, आज आप देख रहे हैं कि जानकारी आपको होगी, आप तो ऐसे प्रधानमंत्री हमारे राष्ट्र को मिले हैं जो हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपकी पहुंच जन जन तक हो जाती है और देश के हर उपेक्षित कोने तक आपकी नजर और आपकी निगाह होती है। जानकारी आपको होगी कि देश में चल क्या रहा है। सारे उद्यम खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं, वो अपनी जगह है। आज जो विद्यालयों की स्थिति है, शिक्षकों की स्थिति है, कोई नहीं सुनने वाला है। राज्य सरकार बोलती है, राज्य सरकार की ओर से भी कोई स्पष्ट आदेश नहीं आ रहा है कि स्कूल तो चलने चाहिए, लेकिन फीस हम लें कि नहीं लें इस पर कोई स्पष्ट नियामक नियम नहीं बन पा रहे हैं इस पर से। कभी कभी वो स्थानीय स्तर पर कुछ सरकारी पदाधिकारी हैं, उनके एक आध उल्टे सीधे बयान भी आ जाते हैं। कोई कहते हैं फीस मत दो, उसकी बहुत सारे वीडियो भी, ऑडियो भी वायरल हुए हैं सोशल मीडिया पर। कोई कहते हैं कि आपको फीस नहीं देना है, कोई स्कूल फीस मांगता है, आप उनकी शिकायत कीजिए। एक तरफ सरकार कहती है कि सारे विद्यालयों को कि आपको अपने कर्मचारियों की छटनी नहीं करनी है, सारे विद्यालयों का जो वेतन है आपको देना है। एक तरफ जब स्कूल के लोग अगर कभी हिम्मत कर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, तो अभी हाल में जहां तक मेरी जानकारी है, मैंने सुना है, मेरी जानकारी गलत भी हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश जी ने कहा है कि यह राज्य सरकारों का विषय है, इस पर उनको निर्णय करना चाहिए। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि डगड़ा के बैगन हम लोग हो गए हुए हैं कि जब सर्वोच्च न्यायालय भी इसमें कुछ पहल नहीं करना चाह रहा, राज्य सरकार जो हाई कोर्ट, अब किसी राज्य में कुछ निर्णय हुए भी तो उनका पालन नहीं हो पा रहा है, वहां भी मतैक्य नहीं हो पा रहा उसमें। और जो अभिभावक का जो एक तरफ जो हम शिक्षक हैं, देखिए शिक्षक कभी आंदोलन नहीं करना चाहता, जो शिक्षक कभी लड़ना नहीं चाहता, वो निर्माण करना चाहता है, वो भविष्य की बात करना चाहता है, ऊर्जा की बात करना चाहता है। अगर जिस राष्ट्र में शिक्षकों को अपने अधिकार के लिए अगर सड़कों पर उतरना पड़ जाए, कोर्ट कचहरी का रास्ता देखना पड़ जाए, ये दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है। क्षमा के साथ मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। तो आखिर इस स्थिति का निराकरण कौन करेगा? राज्य सरकार कुछ करना नहीं चाहती, जो देश की जो सर्वोच्च न्यायालय है कुछ करना नहीं चाहती, और जो आप हमारे मुखिया हैं, परिवार के, राष्ट्र के मुखिया हैं, आपकी ओर से हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। हो सकता है कि आपकी बातों के बीच में कुछ बातें हो जो शायद अब तक छन कर बाहर आ नहीं पा रही है। आपने इशारा किया होगा, इंगित किया होगा, लेकिन वो बात अब तक हम समझ नहीं पा रहे हैं। शायद ये हमारी कमी है, आपकी तो कमी हो ही नहीं सकती। आप तो सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हैं, आपने सब कुछ संभाला है देश को। इस संकट के समय में भी अगर, हालांकि ये भी कहना मेरी ओर से बेईमानी होगी कि इस संकट के समय में मैं अपनी बात आपसे करना चाहता हूं, जहां राष्ट्र को अधिक धन की आवश्यकता है, अधिक एकजुटता की आवश्यकता है, अधिक अखंडता की आवश्यकता है, लेकिन क्या करें, भूखे रहकर हम अखंडता की बात भी तो नहीं कर सकते ना। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, हम आपसे हालांकि कई राज्यों ने लिखा है आपको, माननीय केंद्रीय जो मंत्री हमारे हैं एचआरडी के, उनको लिखा भी है कि सारे स्कूलों के लिए पैकेज की बात होनी चाहिए, पैकेज मिलना चाहिए, पैसा मिलना चाहिए। बहुतों लोगों ने लिखा है, कई 1 लाख चिट्ठियां गई हैं आपके पास में, आपके पास गई होंगी या केंद्रीय मंत्रालय के पास, उससे मेरा कोई सरोकार नहीं। मैं एक छोटी सी बात आपसे करना चाहता हूं। मुझे पता है मेरी बातें भी कई 1 लाख वीडियो, मेल, व्हाट्सएप, फेसबुक, संवाद, ट्विटर आपके पास पहुंचते होंगे। ये भी एक छोटा सा है, ये भी उसी भीड़ में चला जाएगा। लेकिन यह कह के मैं अपनी बात को, मैं अपने आप को कम से कम
तसल्ली दे दूंगा कि मैंने अपनी बात अपने परिवार के मुखिया तक पहुंचाई तो कम से कम आपने अनसुनी कर दी, कोई बात नहीं। परिवार का मुखिया हर बात समझ ले, सुन ले, उसका निराकरण करे, कोई आवश्यक तो नहीं, लेकिन घर के बच्चों को अधिकार तो होता ही। तो जहां तक मैं देखा कि एक तरफ स्कूल वाले एक तरफ अपना पक्ष लेकर हम लोग ग्रुप बनाते हैं, हाई कोर्ट जा रहे हैं, सरकारी अधिकारियों के पास में जा रहे हैं निर्णय के लिए, नियम के लिए, और दूसरी ओर सामने में जो अभिभावक हैं वो भी तैयार हैं लड़ने के लिए, वो भी सड़कों पर उतर रहे हैं, कोई स्कूल नहीं, कोई फीस नहीं। तो आखिर ये जो संबंध इतना मधुर था, स्नेहिल था, पिता पुत्र का संबंध था। हम शिक्षक अपने बच्चों को पुत्रों की तरह मानते थे। घर में जब वो बच्चे घर स्कूल में आते थे, उनसे प्यार था, स्नेह था हम लोगों का, और आज उनके परिवार से हमें लड़ना पड़ रहा है पैसे के लिए, फीस के लिए। आपने कहा कि हम ऑनलाइन क्लास चलाएंगे, हम लोग चला रहे हैं। तब ऑनलाइन क्लासेस चल रही है तो फीस के बारे में कोई निर्णय क्यों नहीं होता? अगर अभिभावकों का भी कहना सही है, मैं उनसे गलत नहीं हूं कि जब बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं तो फीस क्यों लेनी चाहिए। तो या तो आप अपनी ओर से कम इतनी छोटी एक लाइन में एक आध शब्दों में इतनी बात कर दीजिए कि भाई स्कूल वाले फीस नहीं लें और बच्चों को पढ़ाते रहें। जो स्कूल का खर्च होगा सैलरी के फंड में हम दे देंगे, आप सरकार की ओर से मिल जाएगा, हम बड़े आपका आभारी हो जाएंगे। हमें लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम बड़े मनोयोग से सारे बच्चों को पढ़ाते रहेंगे बिना शिकवा शिकायत किए हुए। लेकिन सरकार के पास धन की भी कमी है, संसाधन की भी कमी है। अभी कुछ और भी बड़े खर्चे हैं आपके सामने में, राष्ट्रीय मोर्चे की बात है, सीमा की बात है, घर में भी बहुत समस्याएं हैं, महामारी है, गरीबी है, बेरोजगार, हर जगह धन की बात हो रही है। तो आप अपना धन वहां खर्च करें, जो देश का हमारा धन है वहां खर्च कीजिए, लेकिन कम से कम इतनी बात ही आप कह दीजिए, अभिभावकों से आप अपील कर दीजिए। देखिए विद्यालय भी खड़ा है, कई 1 लाख अभिभावकों की नौकरियां चली गई हैं, उनका रोजगार बंद हो गया है, वो फीस नहीं दे सकते स्कूल की, तो उनके लिए तो स्कूल बैठा हुआ है, आके बात तो करें। हर विद्यालय वैसे अभिभावकों के लिए साथ खड़ा है जिनके साथ अर्थ का संकट आ गया है, धन की दिक्कत है। लेकिन समस्या वहां आ रही है माननीय प्रधानमंत्री जी कि जो अभिभावक सक्षम हैं, सरकारी सेवा में भी हैं, आप उनकी तनख्वाह दे रहे हैं और कुछ लोगों ने अपना कारोबार भी शुरू कर लिया है, वो भी जब फीस नहीं देते हैं तो संस्था चलेगी कैसे? इस पर कभी क्या सोचने की जरूरत किसी को नहीं पड़ी। और जब बात होती है हम लोगों की, अभिभावकों से बात करते हैं, उन सबों का यही कहना है कि सर सरकार ने कहां कहा है फीस देने के लिए, सरकार ने स्पष्ट आदेश कहां दिया है फीस देने के लिए, सरकार ने रोका हुआ है कि हम फीस माफ। एक भ्रांति फैली है समाज में कि फीस माफ हो जाएगा। फीस माफ करना कोई बड़ी बात, फीस माफ कर दीजिए ना, लेकिन जो हमारी लायबिलिटीज हैं, सैलरीज हैं, या हमने जो बैंक से लेकर विद्यालय बनाया है, गाड़ियां खरीदी हैं, जो भी कुछ किया है विद्यालय में, उसकी व्यवस्था आप ही कर दीजिए। अगर परिवार का मुखिया एक पक्ष की बात सुन सकता है, फीस को माफ करने की बात, तो हम जो बच्चे हैं, जो हमारे खर्चे हैं, वो व्यवस्था भी तो आप ही को करनी चाहिए। और अगर परिवार में धन का संकट है तो ये कह दीजिए कि जिन बच्चों के पास में धन का अभाव है, संकट है, वो फीस नहीं दे, अपनी व्यवस्था जाके बता दे विद्यालय के जो प्राचार्य के पास में, एक वो लिख के दे दे कि मेरे पास धन का अभाव है, मैं पैसा भी नहीं दे सकता हूं, जो सप्लीमेंट डॉक्यूमेंट होगा जाके जमा करते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो अभिभावक सक्षम है, सब कुछ दे सकते हैं, उन्हें देने से क्यों रोका जा रहा है? उन्हें स्पष्ट आदेश या नियम कानून क्यों नहीं बताया जा रहा है? मैं आपको स्पष्ट रूप से एक आग्रह करना चाहूंगा। आपने कहा था कि जो सब लोग अपने कर्मचारियों का ख्याल रखें। मैं कुछ छोटे स्कूलों से भी जुड़ा हुआ हूं, कुछ बड़े स्कूलों से भी जुड़ा हुआ हूं। तो बड़े स्कूलों में से बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, वहां पर हमारी बात सब लोग मान लें ये आवश्यक तो नहीं। सब लोग बड़े बड़े होते हैं उनकी बात चलती है। जब जहां पर छोटे स्कूल हमारे प्राथमिक विद्यालय होते हैं, गांव में चलते हैं, छोटे शहरों में चलते हैं, वहां लोग मेरा सम्मान करते हैं, मेरी बात मान लेते हैं। तो मैं आज आपके सामने स्पष्ट रूप से हाथ जोड़कर मैं एक घोषणा करता हूं कि जब से लॉकडाउन हुआ है, जितने कर्मचारी हमारे सारे विद्यालयों के मार्च महीने में थे, आज भी उतने ही कर्मचारी हैं। मैंने एक कर्मचारी को भी नहीं हटाया है, और ये मेरी कोई खासियत नहीं है। जब लॉकडाउन हुआ तो आपका जब संदेश आया था वो दूरदर्शन टीवी के माध्यम से, हमने सबसे मीटिंग की थी, हमने सबसे आग्रह किया था कि भाई देखो, एक भी परिवार छूटना नहीं चाहिए, हम सब साथ रहेंगे। और पता है, मैंने सबसे आग्रह किया कि देखो अभी धन भी कमा रहा है, फीस कमाएंगे हम लोग के स्कूल में, पैसे की दिक्कत होगी, पैसे की तंगी होगी, हम आधी सैलरी पर काम करेंगे।
अविश्वास कीजिए माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे सारे कर्मचारियों ने इसको सहर्ष स्वीकार किया है। हम आधी सैलरी लेकर काम कर रहे हैं, सारे लोग आधी सैलरी पर काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी समस्या आ रही है। हमने 2-3 महीनों का सैलरी दे दिया है, फिर भी अभी बहुत पीछे चल रहे हैं। तो अगर थोड़ी बहुत फीस भी अगर आनी शुरू हो जाए ना, अगर आपकी ओर से एक संवाद हो जाए कि भाई जो सक्षम गार्जियन है उनको पेमेंट करना चाहिए। अब विद्यालय, एक तो जो अभिभावक है वो सक्षम हो, दूसरे अगर विद्यालय क्लासेस चला रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी चला रहे हैं कम से कम, और यह समय है अपने स्कूल को बचाने का। मैं आपको बता दूं माननीय प्रधानमंत्री जी, एक जो मैं बहुत खराब सपना देख रहा हूं ना, अगर इन स्थितियों पर काबू नहीं पाया गया तो हम जो शिक्षक हैं ना, आप राहत शिविर भी लगा देंगे ना, राहत शिविर लगाएंगे या कुछ भी आप करेंगे, हम वहां लाइन में खड़े होकर भीख भी नहीं मांग पाएंगे, हम राहत शिविर में जाके अनाज भी नहीं ले पाएंगे। एक मान सम्मान के साथ एक शिक्षक जीता है। एक जो शिक्षक होता है उसके पास कुछ भी नहीं होता अपने मान सम्मान के सिवा। वो राहत शिविर में जाके वो खाना नहीं खा सकता, भूखे रह जाएगा, वो परिवार को भूखे रख लेगा। लेकिन लाइन में खड़ा होकर राहत शिविर में जाके या गलत काम करके वो नहीं कर सकता है। वो एक नया कारोबार शुरू कर लेगा। शिक्षक पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, अगर उसने इस क्षेत्र से अपनी अरुचि दिखा दी, शिक्षण कार्य छोड़कर कोई दुकान खोल लिया उसने, ठीक है, कुछ काम कमा लेगा, वो पैसे कमा लेगा, परिवार का भरण पोषण कर लेगा, लेकिन क्या उचित होगा? आज कई 1 लाख स्कूल बंद होने के कगार पर आ गए हैं। अगर एक बहुतायत शिक्षकों ने अगर अपना क्षेत्र बदल लिया, ये इस कार्य को छोड़कर दुकान खोल लिया, खेती में चले गए, कुछ और कारोबार कर लिया, कभी सोचा है हम सबों ने मिलकर देश का क्या होगा? ये संकट खत्म होगा, आज हो, कल हो, 2-4 महीने बाद हो, उसके बाद कहां से आएंगे शिक्षक? बच्चे कहां जाएंगे? और आज जो अभिभावक फीस देने में अपनी रुचि नहीं दिखाते हैं, कहां से खोज के लाएंगे अपने स्कूल के बच्चों, स्कूल के टीचर्स को? तो इस पर लगता है मुझे एक बार गहरे सोचने की आवश्यकता है। पैकेज ठीक है, अगर आपकी ओर से कुछ पैकेज, राहत पैकेज मिलता है तो बहुत बड़ी बात है, ये आपका सम्मान है, आपका आदर है हम सबों के मन में। लेकिन पैकेज नहीं भी मिले, अगर धन के संकट के सामने में कम से कम ये व्यवस्था हो जाए कि जो अभिभावक फीस दे सकते हैं, शुल्क दे सकते हैं, उन्हें शुल्क देना चाहिए और विद्यालय चलते रहेंगे। इस संकट में हम सब मिलकर साथ ही काम कर सकते हैं, क्योंकि एक शिक्षक अगर ये क्रम टूट गया ना तो विध्वंस हो जाएगा। क्योंकि देखा और मैंने सुना है, आपने भी, आप तो बहुत अधिक लिखते पढ़ते हैं, आपने भी सुना होगा, एक शिक्षक के गोद में निर्माण और विध्वंस दोनों पलते हैं। और कभी अगर एक बात कहूं मैं आपसे, अगर तो आप इसको अन्यथा नहीं लेंगे, कभी शायद पार्लियामेंट में आपने कहा था, पंक्तियां मुझे ठीक से याद नहीं है, न मांझी न रहबर न हक में हवाएं, है कश्ती भी जर्जर, ये कैसा सफर है। तो इन बातों को अगर हम सोचें तो हम शायद अपने आप को इसी भाव में पा रहे हैं। न हमारे साथ अभिभावक हैं, न हमारे साथ राष्ट्र है, और जो हमारा विद्यालय है बंद होने के कगार पर चल रहा है। तो ये कैसा सफर हम लोग तय कर रहे हैं। और मुझे पता है किनारा आएगा, वो दिन आएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी, जो मुझे लगता है। एक बार अगर आप अपने सरकार, आप खुद नहीं कह सकें तो अपने सरकारी व्यवस्था के माध्यम से ही कुछ इसका अगर स्पष्ट, अगर आपको लगता है कि विद्यालय गलत कर रहे हैं, उन्हें फीस नहीं लेना चाहिए, तो एक स्पष्ट आदेश कर दीजिए कि विद्यालय को बंद कर दिया जाए। कम से कम ये जो लायबिलिटी हम सब के ऊपर जो बढ़ता जा रहा है, सैलरी का हो या हाउस रेंट का हो या आपका बैंक EMI का हो, वो तो खत्म, एक बार में सारी कहानी खत्म कर देंगे हम लोग। ये हम एक उम्मीद में है कि आज न कल न परसों हम कुछ कर पाएंगे इसके लिए। तो इस पर थोड़ा सोचने की आवश्यकता है। और अभी तक तो हम सबों ने हिम्मत की है कि कुछ कम फीस आने के बाद भी हमने अपने सारे कर्मचारियों के वेतन को आधा दिया है, लेकिन अब शायद हिम्मत थोड़ी थकती से महसूस होती है और शायद टूटते से महसूस होते हैं। लेकिन यह विश्वास भी है कि आपसे जब बात होती है, आपके पास जब ये मैं संवाद दे रहा हूं, तो इस बात के बाद मुझे पुनः फिर ऊर्जा आ जाएगी। हम फिर उसी ऊर्जस्वी भाव से हम काम करना शुरू करेंगे। और विश्वास रखिएगा, शिक्षक समुदाय आपके साथ खड़ा है, क्योंकि जिस राष्ट्र की आपने संकल्पना की है, अक्षुण्णता की, अखंडता की, सार्वभौमिकता की, वैश्विक गुरु की, हम सब आपके साथ हैं। इन विश्वासों के साथ अगर कुछ अनुचित मांग हमने कर दिया हो आपसे,
तो आप परिवार के बड़े हैं, और बड़े हैं तो बड़प्पन दिखाते हुए आप हम अनुजों को माफ भी करेंगे। लेकिन अगर पेट में दर्द है तो दवा की व्यवस्था भी तो आप ही को करनी पड़ेगी। बहुत शुभकामनाओं के साथ सर, प्रणाम, नमस्कार।